Good morning, children. How are you? And I hope that you all are feeling very happy and enthusiastic and full of new hopes and desires. Children, as you know that कि हम सभी जानते हैं कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और बहुत एक्साइटेड भी बहुत होंगे, उत्साहित भी बहुत होंगे। और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे अपने ऑनलाइन क्लासेस, और साथ ही साथ अपने घर पे भी आप पढ़ रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो है वो नागरिक शास्त्र से जो है वो चैप्टर शुरू किया था। वो जो था आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी लोकतंत्र और विविधता। ये हमने चैप्टर जो है नागरिक शास्त्र से शुरू किया था। अब बच्चों, इस चैप्टर में जो हमने बहुत सारे शीर्षकों के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। ये क्या क्या जो भी शीर्षक इस चैप्टर या पार्ट में थे, हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया, काफ़ी कुछ चर्चा हमने पढ़ लिया है बच्चों। और पिछले लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले जो है, लेकिन हाँ भी हमारा लास्ट जो शीर्षक है इसका, वो हम लास्ट फेज में, यानी लास्ट शीर्षक को आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में। बच्चों, सबसे पहले, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, या हमने क्या कौन सा शीर्षक हमने किस शीर्षक के बारे में हमने चर्चा की थी, हमने डिस्कशन किया था, हम उसके बारे में पहले थोड़ा सा उस पॉइंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दोज पॉइंट्स वॉट एवर वी हैव स्टडीड, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर और प्रीवियस लेक्चर। हम आपको रिवीजन जो है वो नोट्स के थ्रू बताएंगे कि किस तरीके से हमने कौन से शीर्षक पॉइंट्स को हमने टच किया था, या हमने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। तो बच्चों, आइए हम जो है पहले एक बार उन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेते हैं कि हमने किन पॉइंट्स को पढ़ा था। और क्योंकि आगे बढ़ने से पहले हम पिछले पॉइंट्स को अगर हम रिवाइज कर लेंगे तो आगे वाला जो शीर्षक होगा बच्चों, वो उसको समझने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी, और आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगा। और आप एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके माइंड में वो जो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो फीड हो जाएगा, और आप उसको कॉन्सेंट्रेट होकर उसको आप समझ पाएंगे। तो बच्चों, एक बार हम उसको पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन, लेट्स हैव अ क्विक लुक ओवर द पॉइंट्स। बच्चों, चलिए हम पहले उन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने जो विषय उठाया था, जो शीर्षक उठाया था, वो था सामाजिक विभाजनों की राजनीति। हमने ये इस शीर्षक को उठाया था, और इसमें हमारे समक्ष दो प्रश्न आते थे। हमने दो प्रश्नों के बारे में पहले दो प्रश्न हमने आपके समक्ष रखा। ये सामाजिक विभाजन के बारे में दो प्रश्न हमारे समक्ष आए थे। वो था आपका पहला कि सामाजिक विभाजन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं, दूसरा है कि राजनीति का इन सामाजिक विभाजनों से क्या लेना देना है। ये दो प्रश्न थे इस शीर्षक के जो हमारे समक्ष आए थे, और इन दोनों प्रश्नों को समझने के लिए हमने ये देखा कि पहली नज़र, यानी जो पहला आउटलुक था, जो पहला दृष्टिकोण था, जो पहला इम्प्रेशन था अबाउट दीज टू क्वेश्चंस, इन दोनों प्रश्नों का जो सामाजिक विभाजनों की राजनीति का ये के संदर्भ में जो दो प्रश्न थे, इनको समझने के लिए हमारे समक्ष जो दृष्टिकोण आया, जो हमारी पहली नज़र में जो एक आइडिया, एक उपाय, एक विचार आया, वो था कि सामाजिक विभाजन और प्लस राजनीति, यानी सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो कॉम्बो था, यानी सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो कॉम्बिनेशन है, सामाजिक विभाजन राजनीति का जो मेल है, इसका जो कॉम्बो है, यानी मेल है, जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या है? विस्फोटक और खतरनाक होता है। यानी राजनीति और सामाजिक विभाजन अगर मिल जाते हैं, या इनका कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, या ये कॉम्बो जो है ये क्या है? विस्फोटक है और ख़तरनाक है। किस चीज़ के लिए विस्फोटक है? समाज के लिए या फिर आपका देश के लिए। विस्फोटक और ख़तरनाक समाज के लिए भी है और पूरे देश के लिए है, ना केवल समाज के लिए अपितु पूरे देश के लिए। तो ये इसका जो कॉम्बो है, इसका ये हमारा हमारे समक्ष जो पहला इम्प्रेशन था, जो पहली नज़र में जो हमारा आंसर उत्तर आया, वो ये था। अब सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो ये कॉम्बो है, जो कॉम्बिनेशन है, ये विस्फोटक और ख़तरनाक है। तो जो इससे उत्पन्न जो परिणाम है,
जो इससे उत्पन्न परिणाम हैं, जो इससे हो रहे आउटकम्स हैं, यानी आउटकम्स हैं यानी परिणाम हैं, उसका दायरा क्या है, यानी उसका रेंज क्या है, क्या उसका रेंज है। इसको समझने के लिए, इनको समझने के लिए हमने उदाहरण लिया था उत्तरी आयरलैंड का। हमने उदाहरण लिया उत्तरी आयरलैंड देश का, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। यानी हमने किस उदाहरण के बारे में पढ़ा, किस देश के बारे में पढ़ा था? उत्तरी आयरलैंड का, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। और यहाँ पर ईसाई धर्म प्रचलित है, यानी ये ईसाई प्रधान ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी प्रीडोमिनेंट देश है, यानी यहाँ पे ईसाई धर्म है। और लेकिन क्रिश्चियनिटी यहाँ पे ईसाई धर्म दो वर्गों में, दो कैटेगरी में या दो सेक्ट में बटा हुआ है। पहला आपका है 53% प्रोटेस्टेंट हैं, 53% आबादी जो प्रोटेस्टेंट की है, और 44% आबादी जो है वो कैथोलिक की है। अब देखिए बच्चों, इसमें हमने समझा था कि किस प्रकार यहाँ सामाजिक विभाजन जो विस्फोटक और खतरनाक कैसे हो सकता है और इसके परिणाम का दायरा क्या था। हमने इसको समझने के लिए बच्चों ये कहा, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 53% प्रोटेस्टेंट है, 44 कैथोलिक है। 44 कैथोलिक जो है इनका प्रतिनिधित्व, तो बच्चों ईसाई धर्म दो समुदाय में बटा है। वहाँ 53% पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट की है और 44% जो है वो कैथोलिक की है। अब बच्चों 44% जो कैथोलिक, इनका प्रतिनिधित्व जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी करती है, और जो कि नेशनलिस्ट पार्टी यानी नेशनलिस्ट पार्टी दल, यानी उस दल नेशनलिस्ट पार्टी की यह मांग है कि जो ये उत्तरी आयरलैंड है वो जो है आयरलैंड गणराज का हिस्सा बना दिया जाए, यानी उसमें मिला दिया जाए, जो कि कैथोलिक प्रधान देश है। अब बच्चों अब ये है, अब प्रोटेस्टेंट जो है, यानी जो ये 53% जो है आबादी प्रोटेस्टेंट की है, इनका प्रतिनिधित्व जो है ये यूनियनिस्ट पार्टी करती है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। यूनियनिस्ट पार्टी करती है जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहना चाहती है। यानी 53 प्रोटेस्टेंट जो है नीदरलैंड में, उसका प्रतिनिधित्व जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी कर रही है और उनकी मांग है कि वो ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा ही बना रहे, जो कि प्रोटेस्टेंट प्रधान देश है। दोनों की अपनी अलग अलग मांग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच जो क्या हुआ, हिंसक टकराव होने लगे, और इन टकराव में जो है ब्रिटिश के बहुत सारे जो है वो सुरक्षा बलों की जवान मारे जा चुके हैं। लेकिन इस युद्ध की समाप्ति क्या कब हुई, यानी ये जो इन दोनों की युद्ध में अपने अपने समुदाय को जो है वो सर्वोच्च या सुप्रीम बनाने के चक्कर में जो है दोनों के बीच संघर्ष स्टार्ट हुआ था, और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे जो है वो सुरक्षा बल और बहुत सारे सेना के जवान मारे जा चुके हैं। तो इस युद्ध का अंत कब हुआ, 1998 में, जब ब्रिटेन सरकार ने क्या किया कि ब्रिटेन सरकार और नेशनल पार्टी के बीच एक शांति समझौता हुआ 1998 में। तो उसमें शांति समझौता में ये हुआ कि अब जो है दोनों ने ये फैसला किया, निर्णय लिया गया इस शांति समझौता में कि अब जो है कोई भी हिंसात्मक प्रवृत्ति वाला स्टेप नहीं उठाया जाएगा, कोई भी हिंसात्मक टकराव अब नहीं होगा, और इस तरह के हथियार यूज़ नहीं किए जाएंगे, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, शांति बनाई रखी जाएगी। यानी दोनों में जो है वो कहीं ना कहीं सामंजस्य या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो यहाँ पर 1998 में तो अंत अच्छा से वो सुखद अंत हुआ, लेकिन यूगोस्लाविया का अगर हमने पढ़ा था एग्जाम्पल, तो उसमें उसका अंत दुखद था, सुखद नहीं था, क्योंकि वहाँ पे यूगोस्लाविया में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था, और दोनों ही समुदाय यानी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही समुदाय जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो 6 टुकड़ों में यूगोस्लाविया जो है वो बट गया। वहाँ पे सामाजिक और विभाजन हो गया, वहाँ पे देश विखंडन की तरफ चला गया और देश विखंडित हो गया। तो ये तो उदाहरण हमने पढ़ा था। तो बच्चों ऐसे उदाहरणों के साथ हमने ये डिस्कशन किया था ना बच्चों कि ऐसे उदाहरणों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो है वो सामाजिक जो ये राजनीति और सामाजिक विभाजन राजनीति जो है वो विस्फोटक और ख़तरनाक हो सकता है। हम इन उदाहरणों से हमें ये समझ में आ गया ना कि सामाजिक विभाजन और राजनीति विस्फोटक और ख़तरनाक है, और इनका मेल नहीं होना चाहिए, इनका मेल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इनका जो मेल अगर है वो समाज के लिए नहीं अपितु पूरे देश के लिए जो है वो खतरनाक हो सकता है। लेकिन बच्चों अब हमने ये भी डिस्कशन किया था,
तो ये आपका पहला हमने ये डिस्कशन किया था। बच्चों हमने और भी हमने जो है वो दूसरा पॉइंट हमने तो ये एक पहलू पढ़ा था कि सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो कॉम्बिनेशन है वो विस्फोटक और ख़तरनाक होता है, समाज के लिए नहीं अब तो पूरे देश के लिए होता है और देश उससे विखंडन की ओर चला जाता है। और उसका उदाहरण हमने आयरलैंड से समझा। लेकिन हमने दूसरा पहलू भी हमारे समक्ष ये आता है बच्चों कि ये पूरी तरीके से हम सहमत तो नहीं हो सकते हैं ना कि ये विस्फोटक और सामाजिक ये विस्फोटक खतरनाक हो सकता। तो इस संदर्भ में हम दूसरा पक्ष भी लेते हैं कि राजनीति में अगर सामाजिक विभाजन का है आना या राजनीति में अगर सामाजिक विभाजन का आगमन है, अगर उसमें राजनीति में सामाजिक विभाजन का जो पार्टिसिपेशन है, तो ये कभी कभी इसकी अभिव्यक्ति जो होती है, यानी इन दोनों का जो समावेश है उसकी अभिव्यक्ति जो होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि फूट नहीं पैदा करती। किस संदर्भ में हम ये बात करेंगे कि फूट पैदा नहीं करती, हमने इसके जो है हमने बच्चों उदाहरण में क्या पढ़ा, ये हमारा दूसरा जो है वो ये दूसरा पहलू था कि पैदा नहीं करती है। जैसे हमने पढ़ा कि कभी कभी इसमें ये होता है बच्चों कि हमने पहले भी देखा है कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सामाजिक विभाजन किसी न किसी प्रकार से है, और ऐसे जो सामाजिक विभाजन है वो राजनीतिक जो है वो फेस यानी पॉलिटिकल फेस यानी राजनीतिक जो है शक्ल भी ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं तो लोकतंत्र में राजनीति दलों के लिए यानी लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में राजनीतिक प्लस विभाजन कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दलों के लिए क्या होता है कि सामाजिक विभाजन की बात करना और बहुत सारे समूहों से अलग अलग वादे करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक स्वाभाविक सी बात है। आपको मालूम ही होगा कि राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव होता है तो अपने बड़े बड़े वादे करती है ना, अलग अलग अपने अपने समुदाय को प्रति जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करती है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे समुदाय को जो है वो अच्छा प्रतिनिधित्व देने का जो है वो प्रयास भी करती है, और लेकिन और विभिन्न समुदाय की जो मांगे होती हैं उनको पूरा करने का वादा करना या उनके प्रति नीतियां बनाना ये इस कड़ी का ही हिस्सा है। ठीक है बच्चों, अब देखो लेकिन इसमें क्यों अभिव्यक्ति जो है कभी फूट पैदा नहीं करती है बच्चों हमने देखा कि इसकी अभिव्यक्ति जो है फूट क्यों नहीं पैदा करती है। अब आपने देखा हमने लेक्चर में डिस्कशन किया था ना कि राजनीतिक सामाजिक दलों में राजनीति में जो सामाजिक दल है उसकी विभाजन की बात करना कोई बहुत आम बात है उनके लिए। और इसीलिए जो कभी कभी देखा होगा आपने कि राजनीति और सामाजिक विभाजन ये तो सही है, ये तो वास्तविकता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन में एक प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो जब प्रत्यक्ष संबंध होता है तो हम ये संबंध उस समय देख सकते हैं जब मतदान होता है। हम क्या कहते हैं बहुत सारे देशों में मतदान का जो रूप होता है, जो स्वरूप होता है और सामाजिक विभाजनों के बीच हम अक्सर जो है वो ये डायरेक्ट रिलेशन जो है हम देख सकते हैं। और इसी के तहत जो समुदाय के जो लोग हैं वो एक दल को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं तो और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी जो पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पे अपना ध्यान देती हैं और उन्हीं के वेलफेयर उन्हीं के हित के लिए जो वो काम करती हैं। तो ये बच्चों ये चीज़ें हैं। तो ये पॉइंट जो हमने डिस्कशन किया था, हमने दोनों पक्षों के बारे में डिस्कशन किया कि सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का विस्फोटक किस प्रकार होता है और इनकी अभिव्यक्ति कभी कभी फूट पैदा नहीं करती है, वो किस प्रकार नहीं करती है। तो बच्चों हमने डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे जो है बच्चों इस लेक्चर में, यानी हमने पिछले लेक्चर में तो इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, हमने आपको एक ब्रीफली रिवाइज भी करा दिया। अब आज के लेक्चर में जो है हम पॉइंट क्या शुरू करेंगे, हम जो आज के शिक्षा शुरू करेंगे वो है आपका 3 आयाम, यानी सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम जो है उसके कौन से 3 आयाम हैं, यानी सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर है। वो कौन सी 3 चीज़ हैं, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों आज जो हम लेक्चर शुरू करेंगे वो है आपका लास्ट शीर्षक है इस पाठ का, वो है सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम जो है वो किन 3 आयामों पर निर्भर करता है, किन 3 डिटरमिनेंट्स पर जो है वो निर्भर करता है, किन 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। ये सामाजिक विभाजन का बादल है जो मैंने आपको बनाया है और इसका जो परिणामों का जो बादल है वो ये 3 चीज़ों पे निर्भर करता है। वो है आपका वो 3 चीज़ कौन कौन सी है। पहला जो आपका है, यानी पहला जो आयाम है
यानी 3 आयाम उसके जो है वो आपके दिए हुए हैं। पहला आयाम है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यानी लोगों में अपने पहचान के प्रति परसेप्शन रखना, यानी परसेप्शन ऑफ द परसेप्शन ऑफ देयर आइडेंटिटी, यानी अपनी पहचान के प्रति उनको आग्रह रखना, कि आग्रह की भावना रखना। और दूसरा है कि समुदाय की जो मांगें हैं, यानी कम्युनिटीज़ की जो डिमांड्स होती हैं, जो समुदाय की मांगें होती हैं, उनको राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, यानी राजनीतिक दल किस प्रकार से उनकी मांगों को उठा रहे हैं या रेज कर रहे हैं। तीसरा आपका है सरकार का रुख, यानी इन मांगों को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है सरकार की, यानी सरकार का रुख, यानी सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है इन मांगों को लेकर। ये 3 आयाम बच्चों हैं जो कि आपके सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम इन 3 आयामों पर निर्भर करता है। तो बच्चों हम आज इसी पॉइंट्स के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे, इन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आज हम ये चैप्टर समाप्त करेंगे। तो चलिए हम अब डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चों कि इन तीनों किस प्रकार ये 3 आयाम जो है राजनीति के परिणाम इस पे किस प्रकार निर्भर करते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा ना कि हमने क्या पॉइंट्स रिवाइज किया, नोट्स के थ्रू हमने आपको बताया, और हमने आपको ये भी बताया कि आज हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको 3 डिटरमाइंड्स के बारे में अभी हमने आपको पिक्चर ड्रॉ करके एक अच्छे से मैंने आपको बताया कि 3 खंडों में किस तरीके से मैंने उसको बांटा, और 3 आयाम हैं आपके, जो इस पार्ट का लास्ट शीर्षक है। बच्चों 3 आयाम जिसमें पहला आयाम मैंने अभी आपने देखा वीडियो में कि पहला आयाम था कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना रखना। यानी इसका मतलब ये है कि अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट या सबसे अलग और सबसे विशेष और सबसे अलग अगर जो है वो मानने लगते हैं, तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना या दूसरों के साथ जो है वो मिक्स होना या उनमें अपना एक इंटरेक्शन जो है वो पैदा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या उनके ही लिए नहीं बल्कि उनके पूरी कम्युनिटी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर लोग, एक तबके के लोग, एक समुदाय के लोग या कोई एक पर्सन अपने आप को बहुत विशिष्ट मान रहा है, बहुत विशेष मान रहा है, और तो वो लोगों में उसका तालमेल बैठाना या तालमेल क्रिएट करना, उस तालमेल को बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब हमने देखा ना कि हमने अभी आयरलैंड का एग्जाम्पल लिया कि जब तक उत्तरी आयरलैंड में जो क्या था कि लोग खुद को प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक मान रहे थे, तब तक क्या था कि उनके बीच जो है वो शांति बनाना जो है वो असंभव था। यानी हमने अभी आयरलैंड के बारे में पढ़ा ना बच्चों कि जब तक 53% प्रोटेस्टेंट और 44% कैथोलिक की पॉपुलेशन जो थी वो अपने आप को अलग अलग समुदाय के निवासी मान रहे थे, तब तक दोनों के बीच जो है वो अशांति थी, शांति नहीं थी। लेकिन जब ये भावना उनकी ये ख़त्म हुई और उन्होंने इस भावना को हटाया और एक मूल के निवासी के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की, और 1998 में जब शांति समझौता हुआ ब्रिटिश सरकार और नेशनल्स पार्टी में, तब जाके ये भावना समाप्त हुई और एक कॉम्प्रोमाइज, एक समझौते की भावना, एक फीलिंग्स की भावना, जो एक एहसास की या एक अनुभूति की भावना जो है स्थापित हुई। तो मामला शांत हुआ और वहाँ पे युद्ध जैसी स्थिति खत्म हो गई। लेकिन बच्चों जब तक लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान यानी मल्टी लेवल वाली जो आइडेंटिफिकेशन है, बहुस्तरीय पहचान को अगर लोग मानते हैं और फिर ये भी होता है कि और उनको राष्ट्रीय जो है वो पहचान बनाने का हिस्सा अगर सहयोगी मानते हैं अपने आप को, तो ही जो है तब इसका कोई जो है तब इसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती। जैसे कि बेल्जियम की हम बात ले लें। अब जैसे बेल्जियम का उदाहरण हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा, हमने सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम का उदाहरण पढ़ा कि बेल्जियम जैसे देश में बेल्जियम के जो लोग हैं, जो बेल्जाई लोग जो हैं, जो बेल्जियम में रहने वाले जो लोग हैं, वो अपने आप को बेल्जियम का निवासी मानते हैं। यानी बेल्जाई अपने आप को कहलाते नहीं, बेल्जियम के निवासी कहलाते हैं, या सबसे पहले वो बेल्जाई निवासी कहलाते हैं। तो
तो बच्चों जब तक बेल्जियम के लोग अपने आप पहले बेल्जियाई कहलाते, उसमें था कि लोग पहले बेल्जियम में रहने वाले देश अपने आप को बेल्जियाई कहलाते, फिर चाहे अब कहलाते हैं, चाहे तब जाके कहीं अब चाहे उसमें चाहे डच कोई आधी पॉपुलेशन डच बोलती हो या आधी पॉपुलेशन फ्रेंच बोलती हो, लेकिन वो जो बेल्जियाई लोग हैं वो अपने आप को आधी पॉपुलेशन फ्रेंच वाली समुदाय नहीं अपने आप को मानती, और आधी पॉपुलेशन जो है वो डच की समुदाय नहीं मानती, बल्कि बेल्जियम में रहने के कारण, यानी बेल्जियम देश में रहने के कारण या बेल्जियम निवासी होने के कारण जो है वो बेल्जियाई कहलाते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे जो है वो जो है इस नज़रिए से अगर ये नज़रिया लेके अगर वो चल रहे हैं तो उनको साथ साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनके बीच कोई भी ऐसा मनमुटाव या टकराव नहीं पैदा हुआ, और एक वहाँ युद्ध जैसी स्थिति नहीं पैदा हुई, वहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई, वहाँ सामंजस्य स्थापित हो गया। लेकिन हम अगर श्रीलंका की बात करें बच्चों, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ, अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो अब श्रीलंका की बात करने से पहले हम आपको अपने देश की भी बात कर रहे हैं कि इसी तरह का नज़रिया, इसी तरह का दृष्टिकोण जो है हमारे देश के लोग भी रखते हैं। हमारे यहाँ भी तो बहुत सारी सामाजिक विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे समुदाय के लोग मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे जाति को मानने वाले लोग हैं, जाति से बिलोंग करने वाले लोग हैं। लेकिन हम सबसे पहले अपने आप को क्या मानते हैं? भारतीय, यानी हम सबसे पहले इंडियन हैं, उसके बाद कहीं जाके हम क्षेत्रीय या प्रांतीय में विभाजित होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम अपने आप को कहलाते हैं वो है आपका भारतीय, यानी हम आई एम इंडियन, हम इंडियन हैं पहले। तो हालांकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जाति हैं, तो यहाँ पे कोई क्षेत्र या कोई प्रोविंस, प्रांत या धर्म या जाति या किसी समुदाय से हमारी पहचान नहीं बनी। सबसे पहले हमारी जो पहचान बनी है वो है भारतीयता से, यानी हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम इंडियन हैं। हमारी भारतीयता हमारी सबसे बड़ी पहचान है, सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि हमें कहते हैं कि ऐसा लगता था कि दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ जो है वो हमारे देश में है, और इन वजह से जो है हमारे देश में ही सामाजिक विभाजन हो सकता था। लेकिन नहीं, हमने आयरलैंड का उदाहरण भी देखा, हमने बेल्जियम का भी उदाहरण देखा, हमने श्रीलंका का भी उदाहरण पढ़ा, तो हमको तो ये समझ में आ गया ना बच्चों कि नहीं, हमारा देश ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सामाजिक विभाजन जैसी चीज़ें हैं, जहाँ पे इन सामाजिक विभाजन में कभी अभिव्यक्ति, कभी फूट पैदा होती है, कभी नहीं होती, कहीं संघर्ष होता है तो शांत हो जाता है, कहीं संघर्ष शांत नहीं होता और विभाजन या विखंडन हो जाता है देश का। अब बच्चों ये तो आपका रहा कि लोगों की अपनी पहचान के प्रति जो है आग्रह की भावना विकसित होना, ये पहला आयाम था। दूसरा आयाम हमने आपको भी दिखाया, वो था आपका कि विभिन्न समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठाते हैं, किस प्रकार से राइज करते हैं, यानी किस प्रकार से उठा रहे हैं, यानी जो विभिन्न समुदाय की जो मांगे हैं उनको राजनीतिक दल जो है किस प्रकार से उठा रहे हैं, दूसरा आयाम था। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहली बात यह है कि संविधान के दायरे में जब आने के बाद जो है वो या फिर संविधान के दायरे में आने की बात हो या किसी समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांग जो है उसको, जैसे मान लीजिए संविधान के दायरे में, उसके बाउंड्री में, उसके लिमिटेशन में जो आने वाली मांग है और किसी दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली जो मांग है, उसको मान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो एक पॉजिटिव चीज़ हो गई ना कि हम ऐसी मांग कर रहे हैं जिससे हम किसी दूसरे समुदाय को नुकसान नहीं पहुंच रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के हिसाब से भी है, तो उसको मान लेने में कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है, कोई मुश्किल या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन श्रीलंका जैसे देश में भी की स्थिति अगर पैदा हो जाए तो तब जाके कहीं डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम पैदा होती है। हमने अभी बेल्जियम का उदाहरण लिखा ना पहले आयाम में, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हम इसमें श्रीलंका का उदाहरण लेते हैं। अब श्रीलंका में आप देखेंगे कि अगर अब इसी संदर्भ में कि राजनीतिक दल विभिन्न समुदाय की मांगों को किस प्रकार उठा रहे हैं, तो इस संदर्भ में हम श्रीलंका का उदाहरण लेते हैं। अब श्रीलंका में आप देखेंगे बच्चों कि वहाँ पे सिंघली और तमिल के बीच जो है एक टकराव पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ का संविधान में ये प्रावधान बना दिया गया, वहाँ राजनीतिक दल जो है सिंघली समुदाय का प्रभुत्व जमाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंघली समुदाय को ज़्यादा
अवसर दिए, सरकारी नौकरियों में उनको ज़्यादा अवसर दिए, या शासन सत्ता की साझेदारी में उनका भागीदारी बहुत ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू सिंघली, इन कंपैरिजन टू तमिल में। तो सिंघली समुदाय जो था वो वर्चस्व था, उसका भागीदारी 70% था और उनका इतना ज़्यादा नहीं था। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक समुदाय को इतना अवसर दिया जा रहा है, एक समुदाय को पूरे खुले तौर पे जो है उसके साथ जो है वो समर्थन उसको दिया जा रहा है, और एक समुदाय के साथ जो है उसको उसकी अवहेलना की जा रही है, उसको अवॉइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों के बीच क्या हो गई, मनमुटाव हो गया। यानी तो बच्चों हमने देखा ना कि श्रीलंका में जो सिंघली समुदाय थी और तमिल के बीच जो है टकराव पैदा हो गया, क्योंकि वहाँ की सरकार जो थी वो सिंघली समुदाय को ज़्यादा आगे बढ़ा रही थी या उनको ज़्यादा अवसर प्रदान कर रही थी सत्ता की साझेदारी में भी और सरकारी पदों और नौकरियों में भी। इसमें जो है वो सिंघली समुदाय आगे बढ़ गया और जो तमिल समुदाय थे उनको हीन भावना का शिकार होने पड़ा। उन्हें लगा कि उनके अस्तित्व पर सवाल उठ रहा है, उनको जो बहुत ज़्यादा जो है वो संघर्ष करना पड़ा अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए और उन्होंने अलग जो है वो अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक दल भी बना लिए उन्होंने, और अपनी मांगों को वो रखने लगे कि उनकी भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा माना जाए, उनको भी सत्ता की साझेदारी में समान अवसर प्राप्त किया जाए, क्योंकि वो भी श्रीलंका देश के सदस्य हैं, वहाँ के भी वो जो है वो निवासी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुई बच्चों। ये तो लेकिन वहाँ के राजनीतिक दलों ने उनकी मांगों को किस तरह से लिया, वहाँ पे ऐसे तो ये इस पे भी निर्भर करता है कि राजनीतिक दल जो है वो पर्टिकुलर किसी समुदाय की मांगों को किस प्रकार से उठा रहे हैं और किस प्रकार से उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या उनकी मांगों को वो और ज़्यादा उनकी मांगों किस प्रकार से उठा रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है या फिर शांति जैसी स्थिति पैदा हो रही है। तो ये बच्चों ये था। अब जैसे किसी भी जो है देश की लेकिन ये भी है कि सभी मांगों को पूरा करना संभव नहीं होता है, लेकिन हम उन मांगों को इस तरीके से पूरा कर सकते हैं ताकि देश में विखंडन जैसी स्थिति ना हो, सामाजिक विभाजन जैसी स्थिति ना हो। अब तीसरा था बच्चों आपका आयाम था, तीसरा आयाम ये था, तीसरा कथा चीज़ थी वो है आपका सरकार का रुख, यानी सरकार की प्रतिक्रिया उन मांगों के प्रति। अब सरकार की इन मांगों के प्रति सरकार इन मांगों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रखती है, क्या रिस्पांस देती है, क्या उनका क्या रुख रहता है या क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के मामले में पढ़ा, हमने बेल्जियम के मामले में क्या पढ़ा, अब वहाँ की मांगे के प्रति सरकार का क्या रुख था। सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ के जो उत्पन्न समस्याएं थी उनका समाधान बहुत समझदारी से किया और श्रीलंका से कुछ अलग हटके किया। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ही समुदाय को बराबर का हिस्सा दिया सत्ता की साझेदारी में और उनका पार्टिसिपेशन जो है वो बराबरी इक्वल किया। यानी उनकी मांगों को भी उन्होंने पूरा किया और मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि जो है आपका डच और फ्रेंच जो है वो बराबर हैं और वो दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी रही शासन व्यवस्था में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी और सरकारी नौकरी पदों में और हर क्षेत्र में। यानी उनकी भाषा का भी उतना ही सम्मान हुआ जितना डच और इन फ्रेंच भाषा के सम्मान उतना हुआ जितना डच भाषा का, और डच भाषा का सम्मान उतना हुआ जितना फ्रेंच भाषा का। और ये दोनों समुदायों ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि दोनों ही बराबर के निवासी हैं। और यहाँ पे जो है श्रीलंका में अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, टकराव पैदा हो गए थे, लाखों लोग मारे गए और बेघर हुए और रोजी रोटी के चक्कर और नौकरी चक्कर में उनको छोड़ना पड़ा देश, उस तरह की स्थिति बेल्जियम में नहीं हुई। बेल्जियम में जो सरकारी दल थे उनकी मांगों को उन्होंने इस तरीके से प्रतिक्रिया की और श्रीलंका में जो राजनीतिक दलों ने इस तरह सरकार ने जो है इन मांगों के प्रति इस तरह की प्रतिक्रिया की कि वहाँ गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई। और बेल्जियम में सरकार का रुख या प्रतिक्रिया ऐसी थी कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, वहाँ की सरकार ने दोनों को बराबर का अवसर प्रदान किया। तो बच्चों यहाँ पे हम ताकत के दम पे हम किसी अगर हम ये करते हैं कि जैसे अगर हम ताकत के दम पे किसी कमज़ोर पार्टी को या कमज़ोर दल को हम दबाते हैं तो देश की एकता के लिए तो वो अच्छा नहीं है। देश तो विखंडित हो जाएगा। तो हम ताकत के दम पे अगर हम अपनी जो है वो एकता बनाए रखने की अगर हम कोशिश करते हैं तो वो कोशिश जो है वो देश को विभाजन की ओर ले जाती है, ना कि एकता की ओर ले जाती है। तो बच्चों हमने जो है देखा कि इस तरह से किसी भी देश में जो सामाजिक विभिन्नता पे जोर देने की अगर बात करें तो ये हमेशा हमको ये नहीं लगता कि विभाजन जो है हमेशा खतरा ही मान के चलना चाहिए। हमने अभी बेल्जियम उदाहरण आयरलैंड का भी पढ़ा। इन सब चीज़ों से यही निष्कर्ष निकलता है बच्चों
कि जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे छोटे छोटे जो सामाजिक समूह हैं वो उन कभी कभी अपने जो ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर कर देते हैं और फिर सरकार का ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं। तो सरकार जो है वो उनकी परेशानी, उसकी समस्याओं को हल करती है या उनकी समस्याओं को किस प्रकार रहती है, किस प्रकार उनके प्रति प्रतिक्रिया करती है, ये भी डिपेंड करता है, ये भी उस बात पे भी निर्भर करता है बच्चों। तो इसमें और इसीलिए विभिन्नताओं के प्रति हमको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यानी हम ये तो हमेशा नहीं मान के चलेंगे कि विभाजन जो है नकारात्मक जो है वो गलत ही परिणाम दे रही है। हम ये भी सकारात्मक व्यूज़ भी लेके चलेंगे कि और क्योंकि सभी चीज़ों को जो है वो क्या करना है, हमको समाहित करने की इच्छा जो है रखना चाहिए। लेकिन ये भी चीज़ है कि विभाजन, अगर हम इस सकारात्मक चीज़ों की बात कर रहे हैं तो अगर हम विभाजन का ही नाम लेते हैं, हमने एक पहलू पढ़ा ना कि सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति राजनीति में कभी कभी जो है वो फूट नहीं डालती, उसका उदाहरण हमने पढ़ा। लेकिन बच्चों ये बहुत हमने अभी आपको बताया कि सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें थिंकिंग लेनी चाहिए। लेकिन बच्चों ये भी बात है कि जो विभिन्नता के प्रति जो है सकारात्मक नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को समाहित होकर या उसको एक साथ लेकर रखना, उसको इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं होता है। क्योंकि जो लोग खुद को वंचित, उपेक्षित और बैकवर्ड और जो है विहीन मानते हैं, शिकार मानते हैं, उनको संघर्ष करना ही पड़ता है, उनको अन्याय के प्रति संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि आपका जो है वो श्रीलंका में हुआ तमिल समुदाय के साथ, उनको अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो बच्चों इस तरीके से जो है ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ते, और ऐसी लड़ाई क्या होती है, ऐसी लड़ाई जो होती है अक्सर जो है वो लोकतांत्रिक रास्ता ही अपना लेती है, क्योंकि उसमें जनता की बात होती है, उसमें इक्वालिटी की बात होती है, उसमें लोगों के हितों की बात होती है। तो अब उसमें क्या है, उस तरीके से लोग अपनी मांग उठाते हैं और सरकार फिर मांग उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुन कर ले आते हैं, और वो निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं उनकी मांगों को वो सरकार के समक्ष पेश करते हैं और उनकी मांगों को वो ध्यान देते हैं और पूरा करने की वो कोशिश भी करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं बच्चों, इसमें इस पूरे चर्चा में जो है हमको यही लगा कि जो है इतिहास, हिस्ट्री जो है, अगर हमको पूरा निष्कर्ष यही मिलता है बच्चों की हिस्ट्री जो है वो बताता है इन सामाजिक विभाजन और राजनीति का जो एक खेल है, उसका इतिहास हमको यही बताता है कि ऐसी जो सारी गड़बड़ियाँ होती, जो ये प्रॉब्लम्स और ये कठिनाइयाँ, ये जो परेशानियाँ पैदा होती हैं ना, उस पहचाने की पहचान करने और जो है डाइवर्सिटीज़ को, विविधता को जो है समाहित करने का, यानी इन सब चीज़ों की परेशानियों को जो है वो गड़बड़ियों को पहचान करने की, जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो उनको पहचान करने का और एक डाइवर्सिटीज़ को समाहित करने का सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेटिक आइडियल्स, यानी लोक तंत्र ही सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका और उपाय है। तो बच्चों आज हम यही बंद करते हैं और इसके साथ ही ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया, और मैं आपको PDF के थ्रू इसका क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, क्वेश्चंस भेज दूंगी। आप जो है आप देख लीजिएगा क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और प्लीज़ आप PDF उसको कहीं अच्छे से सेव कर लीजिएगा और अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, और आई होप कि आप सबको अपनी अपनी कॉपीज़ मिल गई होंगी। अब बच्चों जो है आप अगले सेशन में हम जो है वो अगले लेक्चर में जो है हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया पार्ट शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एंड हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल स्माइल ऑन योर प्रिटी फेसेस। तो आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।